हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को शेप अप कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवाल से कि क्या आप भी नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हाँ, तो ये रील, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो मेरा पहला सवाल जो आप लोगों से ये है कि क्या आप जानते हैं कि किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या आप नीट परस्यू करना चाह रहे हैं। तो ये है थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर यू स्टार्ट। और हम देखेंगे कि कुछ वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। सो व्हाट आर दोज थिंग्स। सबसे पहली चीज़ आती है सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और इसके लिए आप NMC की साइट को फॉलो कर सकते हैं। PYQs आपको मालूम होना चाहिए। इसे मैं कहता हूँ नो योर एग्जामिनेशन या नो योर एग्ज़ाम। फिर आपको क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि रिसेंट टाइम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर फोर्थ में आपको मालूम होना चाहिए अपने रिसोर्सेज के बारे में कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रहना है मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हर स्टूडेंट के लिए एक की है सक्सेस की। सिलेबस, जैसे मैंने कहा, आप NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। PYQs, ये बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आपका प्रिपरेशन या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है नीट एग्ज़ामिनेशन को लेके वो बहुत ही इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो ये एक मस्ट डू थिंग है। अपने एग्ज़ाम को जानिए। देन क्वेश्चन पेपर के जो ट्रेंड होते हैं उसको समझना, प्रिपेयर करना और प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खासकर 2014, 15, 16 के बाद से, खासकर 1670 टू बी मोर प्रिसाइज, जब AIPMT के बाद नीट एग्ज़ामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ। फिर बात करते हैं रिसोर्सेज। आजकल यूट्यूब पे और हर जगह डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फ्री रिसोर्सेज या पेड रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको देखना है कि आप कहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं मोटिवेटेड रहने की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस चीज़ पे कि क्या आप जानते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के बारे में कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ नीट UG की। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और वो 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला फिज़िक्स, फिर है केमिस्ट्री, और फिर बायोलॉजी के ही अंदर हम देखते हैं डिवीज़न है बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी। और इन चारों सब्जेक्ट्स से आपसे 180 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे 180 के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक काफ़ी इजी टू मीडियम रेंज का एग्जामिनेशन है। टोटल 720 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन के सब डिविजन्स हैं 35 एंड 10। तो ये है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो कि हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं। 35 मैंडेटरी है और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये 15 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपके चॉइस के।
तो इस तरह से 35 + 10 के हिसाब से सबसे 45 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं, जिनके लिए 4 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हर एक गलत आंसर पर आप 1 मार्क्स खोते हैं और एक सही आंसर पर आप 4 मार्क्स अचीव करते हैं। सो ये एक नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हम बात करते हैं वेयर टू स्टार्ट, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर बच्चे के मन में आता है। तो मेरा जवाब है राइट हियर राइट नाउ। अभी इसी जगह से आप अपने मन में ये बात डाल लीजिए कि अगर आपने ये सोचा है तो ये बिल्कुल सही थॉट है और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इस देश को, हमारी सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस की तरह आपको हमेशा दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के मन में आता है वो है लो परसेंटेज इन देयर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर वैसा रहा हो तो सर मुझे क्या करना चाहिए, या फिर इफ़ यू आर पुअर इन मैथमेटिक्स, या फिर अगर आपके मन में फियर है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, और वो भी खासकर उसके न्यूमेरिकल पोर्शन का जिसमें आपको डर लगता है, तो फिर सोचने की कोई बात नहीं है। यू डू नॉट हैव टू वरी, डू नॉट वरी इन दिस केस। ये कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप मीडियम स्टूडेंट हैं, इट्स नॉट अ चैलेंज। तो बेसिक नीड in a student who is aspiring to become a doctor, तो क्या वो बेसिक नीड है? उसमें पहला नंबर पे आता है that you must have a strong reason to pursue this stream। और मैं बात कर रहा हूँ PCB के बारे में। अब दूसरा पॉइंट है that you must start with a habit of NCERT रीडिंग। तो जिस भी बच्चे में रीडिंग हैबिट होती है वो भी NCERT बुक की वो बहुत अच्छा करते हैं। तीसरा पॉइंट है शुड कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आपको हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो प्रिपरेशन के टाइम पर। यू शुड नो दैट what is your syllabus and must review your syllabus from time to time। and 5th point आता है that you stay motivated at all times। it is very important कि आपके अंदर जो विल पावर है, जो मोटिवेशन है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। एंड येस यू कैन डू इट। आप ही फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे और इस सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाएंगे। बट व्हाट इफ, बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं कि सर अगर ये हो गया, वो हो गया, तो क्या है वो चैलेंजेस। सबसे पहला, क्या इफ़ आई फेल टू परफॉर्म एट माई इनिशियल डेज ऑफ लर्निंग या फिर प्रिपरेशन,
तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है। तो इस केस में मैं कहूँगा डू नॉट वरी। पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्लास 10th से जो भी बच्चे एडवांस लर्निंग की तरफ 11th 12th के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, एडवांस लेवल की हैं, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। इस चीज़ से कभी भी हताश नहीं होते, डिमोरलाइज नहीं होते। आपको बस एक एक्टिव लर्निंग अप्रोच और सही माइंडसेट रखना है। तो दैट इज़ नॉट जस्ट योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये सबके साथ है। हर स्टूडेंट को ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके, कि शायद आपका बेसिक्स कमज़ोर रहा हो, शायद आपको अभी सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, बट इसमें बेसिक एफर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए। इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, बट आई मस्ट से इट डज़ रिक्वायर a small amount of effort that should be your honest effort. एंड आपको हर तरह से ओवरकम करना है अपने उस फियर को। फियर जैसे कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपनी लर्निंग को लेके, या फिर आप सेल्फ डाउट में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना है और अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। दूसरा व्हाट इफ़ क्या है जो बच्चे फेस करते हैं, वो है कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट डेवलप क्लैरिटी इन few concepts of physics और केमिस्ट्री। मैंने इसमें बायोलॉजी इसीलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि बायोलॉजी इज़ रिलेटिवली वेरी इजी, क्योंकि जो बच्चे मेडिसिन करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बायो उनका इंटरेस्ट होता है। इसमें भी मैं कहूँगा देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब भी प्रिपेयर करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती है। आप सेलेक्टिव अप्रोच रख के सेलेक्टिव टॉपिक्स को, सेलेक्टिव चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं, और इस रीडिंग से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सारे चैप्टर्स इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं रखते हैं, कुछ चैप्टर्स रिलेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो आप अपने प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से डेवलप करें ताकि आपको एज ए कैंडिडेट, एज एन एस्पायरेंट किसी भी तरह से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करें एंड ट्राई नॉट टू डू एनी नेगेटिव्स वाइल गिविंग पेपर। ये था एक व्हाट इफ़ जो कि बहुत बच्चों के माइंड में आता है। नेक्स्ट व्हाट इफ़ क्या है जो कि बच्चे फेस करते हैं, वो है कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट टेक कोचिंग। तो स्टूडेंट्स को लगता है कोचिंग इज़ अ मस्ट, हर किसी को बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ के ही डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। तो मैं यही कहूँगा, हु सेज दैट ऑल डॉक्टर्स take coaching to become what they are today। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी डॉक्टर्स कोचिंग लेकर ही अपने उस प्रोफेशन, उस नोबल प्रोफेशन में इंटर कर पाए हैं। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू must know your strengths एंड उसी तरह आपको अपने वीकनेसेस भी मालूम होने चाहिए। सवाल ये आता है कि हु शुड ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन ऑफ कोचिंग।
किसे कोचिंग लेनी चाहिए, ये किसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव वीक बेसिक्स, जिनका 10th लेवल पर बेसिक्स बहुत शार्प नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ आपके साथ डेडिकेटेड फैकल्टी होते हैं, एक टीम होती है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास हैबिट नहीं है लॉन्गर पीरियड तक बैठ के पढ़ने की या मोटिवेट रहने की, तो हैबिट ऑफ स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, उन्हें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाना पड़ सकता है। और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट पुश पर मैं थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा हूँ, क्योंकि पुश एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड लिप भेजता है डिस्कवर करने के लिए अपने आप को, और आप एक्सेल करें। व्हाट इफ़ में हम नेक्स्ट व्हाट इफ़ की बात करते हैं कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट क्रॉस दैट 620 प्लस मार्क। लेट्स अज्यूम कि 620 कट ऑफ है और आप उस कट ऑफ मार्क को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, यू फेल टू क्रॉस दैट लिस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, इन द फाइनल लिस्ट। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो ये जान लीजिए, यू कैन ट्राई अगेन, देयर इज़ अटेम्प्ट। आप फिर से अपनी पूरी जी जान लगा के फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। और हर स्टूडेंट MBBS करे ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू कैन परस्यू एनीथिंग एल्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो परस्यू कर सकते हैं। इफ़ नॉट MBBS देन यू शुड, और आई कैन से यू कैन गो फॉर BDS, dentistry, or other Ayush courses such as Ayurveda, homeopathy, Unani, which are equally well paid and are very respectable jobs. आप इससे मेडिकल ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, आप बड़े एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं, आप आगे अपने ही फील्ड में बहुत अच्छा ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन अचीव कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ ये मेंशन कर दिया है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर आप यूनानी डॉक्टर्स बन सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जो लोग इस रेंज में नहीं आ रहे हैं वो अदर एग्जामिनेशंस दे के फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, वो फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं एंड दे आर इन मार्केट डिमांड, सो यू कैन ऑप्ट देम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में वो है वेयर टू स्टार्ट। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन। तो अपने प्रिपरेशन में आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NCERT से, जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERT अपने पास रखनी है और उसको थरली रीड करना है ऑन ए डेली बेसिस। फिर
हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया है तो इट्स वेल एंड गुड। आपके हैंड रिटन नोट्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि अलॉन्ग साइड आप PYQs भी देखें या फिर क्वेश्चंस करें आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स। और आपको ये हर टॉपिक से करना है, हर चैप्टर से करना है। जो भी आपने पढ़ लिया है उसके मल्टीपल क्वेश्चंस को कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी क्लैरिटी होगी। फोर्थ पॉइंट है स्टार्टिंग विथ 2+ आवर ऑफ सिटिंग एंड स्टडिंग। पहले आप 2 घंटे से स्टार्ट करें और उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट एक अच्छा स्टूडेंट 5 से 8 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। सो इट इज़ क्रूशियल कि आप अपने स्टडिंग आवर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करें अपने कैलिबर और सर्कमस्टेंस के हिसाब से। ऑब्वियसली सबके सर्कमस्टेंसेस और कैलिबर डिफरेंट होते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है मेरे एंड से। आप अपने हिसाब से अपनी कैलिबर और अपने सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के हिसाब से प्रिपरेशन करें। स्टडी आवर्स को डिसाइड करें, दिन हो या रात हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अपने रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करना है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं आप उसको ट्रस्ट करें। ट्रस्टिंग योर टीचर, योर मेंटर और योर गाइड इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आपके माइंड में कोई भी तरह के सवाल नहीं आने चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको किसी एक सोर्स को रिलीजियसली पढ़ना है और उसी को फॉलो करना है। और मैं ये भी कहूँगा सीनियर से भी कंसल्ट ज़रूर करें उनके अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू इन नीट यूजी। तो क्या है ऐसा जो आप नीट यूजी प्रिपरेशन में नहीं करें। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है स्विचिंग योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट एक बार पीसीबी में है तो आप बार बार कॉमर्स, मैथमेटिक्स या आर्ट सब्जेक्ट्स में स्विच ना करें। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आप पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अपने सोर्सेज के साथ भी स्टिक रहें। बार बार अपने सोर्सेज को फ्रॉम वन टीचर टू अनदर, फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर, फ्रॉम वन यूट्यूब वीडियो टू अनदर कभी भी स्विच नहीं करना चाहिए कॉन्स्टेंटली। देन स्किपिंग NCERT रीडिंग इज़ वन ऑफ द मेनी नेगेटिव्स। फिर है फॉरगेटिंग टू डू questions after completing a chapter या फिर टॉपिक। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किए किसी टॉपिक से तब तो वो कंप्लीट नहीं है। कोई भी टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने उसे या उसके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स नहीं सॉल्व किया हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉट टू डू को, वो है गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया या फिर अनवेरीफाइड सोर्सेज से। ऐसे कुछ सोर्सेज जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। फिर हम उस पॉइंट की बात करते हैं गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स बाय योर फ्रेंड्स, पीयर्स, या फिर आपके फैमिली के कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इन सब से आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। और लास्ट नॉट टू डू थिंग इज skipping your
मील, स्किपिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस। हमेशा हाइड्रेटेड रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज आप जब हेल्दी रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस ना लें। अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग आउट, और मैं स्ट्रेसिंग आउट को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर. डू नॉट फील द pressure while you are preparing. Be very cool, be very chill while preparing for this examination. अब हम बात करते हैं द राइट वे, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है. तो वो है आपकी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी, जो कि आपको इसमें आगे ले जाएगी. सबसे वो है आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी. हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो यूनिक है. देन डेवलपिंग लॉन्गर सिटिंग हैबिट. अगर आपको काफ़ी देर तक बैठ के पढ़ने की आदत है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. देन लर्निंग टेक्निक्स डेवलप करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू try to remember things, try to remember the formulas, diagram, terms, concepts, etc. Focus on core topics जिनसे कि हर साल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइम्स वो रिपीट हुए हैं, उन पर फोकस करना. फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप interest in learning new things, क्योंकि while studying physics, chemistry, biology you will learn a lot of new concepts, things, and then knowing that physics, chemistry and other topics are equally important, which cannot be taken for granted. They are very important for you to become a good doctor. इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इंक्लूड किया गया है, तो यू कैन नॉट स्किप देम. सो बाय फॉलोइंग ऑल दी सेड पॉइंट्स, जो भी बातें मैंने आपको बताई है, आप उनका ध्यान रखें, उनको फॉलो करें. एंड आप उससे खुद से सवाल पूछें दैट व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम. सो आपके अंदर से सवाल होना चाहिए यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. और ये एक प्राउड मोमेंट होगा जब आपको एक बैच मिलेगा जिसके आगे डॉक्टर और आपका नाम लिखा हुआ होगा. ये एक मोमेंट होगा जिसके लिए आप इतनी मेहनत करेंगे. सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड. ये मोमेंट वापस कभी नहीं आएगा. अगर आपने एक बार सोचा है डॉक्टर बनने का, देन जस्ट गो विथ इट. आई हैव ऑल माई लव, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, आई कैन से पावर विथ यू, कि आप बहुत अच्छा करें. और किसी भी गाइडेंस की नीड हो आप रीच आउट करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. आई विल बी देयर आंसरिंग. Signing off, Vishay. Thank you.